Welcome to this wonderful chapter, International Capital Budgeting. Question number 5 over. Come to question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आरटीपी से लिया गया है और इस बार थोड़ा कैलकुलेशन का लोड ज़्यादा रहेगा. बी केयरफुल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइकली इन द एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी था, उसकी चांस थोड़े कम है, लेकिन इसके चांस थोड़े ज़्यादा है. AS Foundation Company, a UK company, is considering undertaking a new project in Australia. The project would require immediate capital expenditure of Australian dollar 10 million. ये A डॉलर यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10 मिलियन, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5 मिलियन ऑफ वर्किंग कैपिटल. Working capital means capital required for day-to-day expenditure, day-to-day working, which would be recovered at the end of the project's 4-year life. Working capital जो है fully recoverable है. Working capital fully recoverable है, लेकिन जो capital expenditure है उसके बारे में आगे लिखा हुआ, the net cash flow before depreciation expected to be generated from the project are Australian dollar 13 million before tax per annum. ये हो गया आपका नेट कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 13 मिलियन. स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एन अलाउबल एक्सपेंस अगेंस्ट कंपनी टैक्स इन ऑस्ट्रेलिया विच इज चार्ज एट द रेट ऑफ 50% पेबल एट द ईच ईयर विदाउट डिले. ऑस्ट्रेलिया का टैक्स रेट कितना है? 50% है, और जिस साल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसी साल टैक्स लायबिलिटी पे करना है. कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि टैक्स लायबिलिटी आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो उस साल सिर्फ कैलकुलेट करके रखो उस साल की इनकम पे, कैश फ्लो निकालते समय अगले साल पे कर देना. लेकिन इस क्वेश्चन में जिस साल की टैक्स लायबिलिटी उस साल पे करना है. द प्रोजेक्ट विल हैव जीरो स्क्रैप वैल्यू. तो ये जो कैपेक्स आपने किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, 4 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. वर्किंग कैपिटल पूरा रिकवर होगा. AS Foundation will not have to pay any UK tax on the project due to a double taxation avoidance agreement. ये भी हमने पढ़ा था अपने इंट्रोडक्शन में कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लोकेट करते हो तो आपको ये भी देखना है कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है. तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है, एग्रीमेंट है. अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में टैक्स पे कर दिया तो फिर आपको वापस यूके में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. द ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूकेपी स्पॉट रेट इज 2. ये आपका स्पॉट रेट दिया हुआ है, ध्यान से देखना. स्पॉट रेट दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूकेपी, यानी रेट किसके लिए दिया हुआ है? रेट इज फॉर पाउंड. रेट इज फॉर पाउंड. ठीक है. एन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द पाउंड बाय 10% एवरी ईयर. तो यहां पर इन्होंने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दे रखा है, लेकिन आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा. रेट दिया है पाउंड का और डेप्रिशिएशन इज गिवन इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ठीक है. डेप्रिशिएशन रेट, यहाँ पे डेप्रिशिएशन का मतलब करेंसी डेप्रिशिएशन, फिक्स्ड एसेट वाला डेप्रिशिएशन है. करेंसी की डेप्रिशिएशन 10% है. तो अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब पाउंड मजबूत हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना 10% डेप्रिशिएशन इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज नॉट इक्वल टू 10% depreciation in Australian dollar is not equal to 10% appreciation in pound.
ये हमने कई बार आपको पहले भी कहा है। तो आप डायरेक्टली क्या करना, इसको 2 + 10% मत करना, 2 + 10% मत करना। इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको 2 डिवाइड बाई 0.9 करना। तो 2 डिवाइड बाई 0.9 करेंगे तो इससे ऑस्ट्रेलियन डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा और जो भी आंसर आएगा उससे यूके पाउंड एप्रिशिएट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फ्यूचर का रेट निकालना है, 2 डिवाइड बाई 0.9, फिर जो आंसर आएगा अगले साल उसको डिवाइड बाई 0.9 करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अरे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट लाइन लिखना है, अ सिमिलर रिस्क यूके बेस्ड प्रोजेक्ट वुड बी एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 20% आफ्टर टैक्स। तो आपको होम करेंसी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, दिस इज यूके रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो इस क्वेश्चन में हम होम करेंसी अप्रोच फॉलो करेंगे, क्योंकि फॉरेन करेंसी अप्रोच फॉलो करने के लिए जो डेटा चाहिए उतना डेटा है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी होम करेंसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एनपीवी, और उसके बाद फिर आपको एडवाइस करना है कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो पहले मैं आपको एक नोट लिखवा दूं, नोट लिखना जिनको फ्यूचर में कंफ्यूजन हो उसके लिए, और जिनको नहीं हो वो भी लिख लो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज expected to depreciate. The Australian dollar is expected to depreciate. That is, UKP is expected to appreciate. That is, UKP is expected to appreciate. UKP is expected to appreciate. Okay. फिर एक और लाइन मैं अभी डिक्टेट करवाऊंगा जो स्क्रीन पे नहीं है। 10% depreciation in Australian dollar is not equal to 10% appreciation in GBP, Great Britain pound. The rate is, अब लिखो, the rate is given for UKP. The rate is given for UKP. To get the forward rate bracket में expected spot rate. To get the expected spot rate, we will divide the spot rate by 0.9. We will divide the spot rate by 0.9. ओके। फिर यहाँ पे लिखना कॉशन। क्या कॉशन आपको मेंटेन करना है? डू नॉट ऐड 10% to spot rate. Do not add 10% to spot rate. Do not add 10% to spot rate. न तो लोग जल्दी जल्दी में 2 + 10% कर देंगे, ठीक है। वो रफ आंसर है लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक नोट। अब आगे बढ़ते हैं। क्या एग्जाम में नोट लिखना जरूरी है? टाइम हो तो लिखना, नहीं हो तो मत लिखना। मेन ये जो आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और जो कैलकुलेशन करेंगे वहां पे रेट सही लिखना है। तो पहले मैं एक मेन फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा और एक वर्किंग नोट बनाऊंगा CFAT निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको डेप्रीशिएशन है, टैक्स रेट है, इसलिए एक CFAT का अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले ये मेन पेज फॉलोड बाय वर्किंग नोट फॉर CFAT, जैसे हम कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में करते थे। कैलकुलेशन ऑफ NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, फिगर्स इन मिलियन, फिगर्स इन मिलियन। और एक फॉर्मेट ड्रॉ किया है मैंने, आप भी करना, ईयर, सेम फॉर्मेट जो भी किया था इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि ये कैश फ्लो क्या है
उसका मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा। पर्टिकुलर कॉलम में ये कैश फ्लो क्या रिप्रेजेंट करता है उसका नरेशन लिखूंगा। ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो इन डॉलर, कैश फ्लो इन डॉलर, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, कैश फ्लो इन पाउंड, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 20%, DCF। ओके, और इस एक्सचेंज रेट वाले कॉलम में लिखना ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड, क्योंकि एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड के फॉर्मेट में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे ईयर जीरो में हमारे आउटफ्लोज क्या क्या हैं। ईयर जीरो में दो आउटफ्लो हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लिखना, ईयर जीरो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर 10, और दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, सेकंड लाइन में देखो 5। ये दोनों आउटफ्लो हैं। ये जो 10 है ये तो 4 सालों में डेप्रीशिएट हो जाएगा और इसकी सैल्वेज वैल्यू 0 है। ये 5 वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल रोटेट होता रहता है, तो चौथे साल के बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो 5 मिलियन रिकवरी हो जाएगी, मिल जाएगा आपको। ये खत्म नहीं होगा, ये रोटेट होता रहेगा। बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें कुछ इनिशियल कैपिटल लगता है, लेकिन वो बाद में वो रोटेट होता रहता है और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो हमें मिल जाता है। ओके, 1 2 3 4 CF80 वर्किंग नोट 1। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हमने 1-4 ही क्यों नहीं लिख दिया। 1-4 क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन है। हमें इंटरमीडिएट FM में बताया गया था अगर स्ट्रेट लाइन हो तो कैश फ्लो एक लाइन में लिख सकते हैं 1-4 1-5। तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं चलेगी क्योंकि इस बार एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है। तो कैश फ्लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इक्वल आएगा, लेकिन पाउंड में इक्वल नहीं आएगा क्योंकि हर साल रेट अलग है और हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए अलग अलग लिखना ही पॉसिबल है। ओके, और ईयर 4 में रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल 5, ये 5 रिकवर हो जाएगा। क्या सैल्वेज वैल्यू है इस प्रॉब्लम में? नहीं, तो सैल्वेज वैल्यू छोड़ दो। कोई और रिकवरी है? नहीं। तो अब हमें क्या करना है, रेट लिखना है। रेट लिख लेते हैं और बाद में एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके बाकी 3 कॉलम तो फिर सिर्फ कैलकुलेशन ओरिएंटेड है। तो पहले लिखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 पर पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 पर पाउंड, ये हो गया स्पॉट रेट ईयर 0। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 10% से डिप्रिशिएट होगा, पाउंड एप्रिशिएट होगा। इसका मतलब है टू गेट द एक्यूरेट रेट आई विल डिवाइड बाई 0.9। रेट है पाउंड का, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, तो डिवाइड बाई 0.9 करेंगे, ये आएगा 2.22 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड। अब इसको डिवाइड बाई 0.9 करो, 2.4691 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड। फिर से डिवाइड करो 0.9 से, 2.7435 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड। फिर से 0.9 से डिवाइड करो, 3.0483 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड। अब इसको वापस मत करना क्योंकि ये ईयर 4 ही है तो सेम रेट एप्लीकेबल है। ईयर 4 2 बार लिखा है तो रेट भी 2 बार लिखना, ठीक है। अब बाकी 3 कॉलम जब तक हमें ये CF80 नहीं मिल जाता कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन फॉर्मेट। क्या मिसिंग है यहाँ पे? CF80। नीचे यहाँ पे 5 लाइन ब्लैंक रखना, 5 लाइन एडवाइस लिखने के लिए ब्लैंक रखना। उसके बाद लिखना वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 CF80 ब्रैकेट में फिगर्स इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन मिलियन, फिगर्स इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन मिलियन। तो CF80 के लिए उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में लिखा है द नेट कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 13 मिलियन बिफोर टैक्स पर एनम। यानी ये जो फिगर है इसको हम बोलेंगे
प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, डेप्रीशिएशन के पहले भी टैक्स के भी पहले, दो फिगर अभी लेस होना बाकी है, दैट इज 13 मिलियन। पहले क्या माइनस करें, पहले डेप्रीशिएशन माइनस करें या पहले टैक्स माइनस करें? सो लेस डेप्रीशिएशन। 10 मिलियन प्रोजेक्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको 4 साल के ऊपर आपको एसएलएम मेथड द्वारा डेप्रीशिएट करना है, तो 10 डिवाइड बाई 4 2.5, ये आ गया हमारा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी 10.5। इस पे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो टैक्स रेट ऑस्ट्रेलिया में 50% है, 5.25। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज CFAT, व्हाट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर दिस प्रॉब्लम? हाँ, सॉल्व कर लो। हो गया, चेक करना, अपने आंसर को चेक करना। CFAT विल बी 7.75। कैसे आया 7.75? A माइनस डी। ए माइनस डी क्यों किया हमने? ए इज कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, ये तो डेप्रीशिएशन है, ये नॉन कैश है, ये पीबीटी है, ये अकाउंटिंग फिगर है, और ये कैश आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो, और इनका कोई काम नहीं हमारे CFAT में। तो 13 माइनस 2.5 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है जिसमें कम समय लगता है। दूसरा तरीका है जो आपको सिखाया जाता है इंटर में कभी कभी, कि पहले काम करो, पैट निकाल लो 5.25, फिर वापस ऐड डेप्रीशिएशन कर दो 2.5, फिर लिखो CFAT, यही 7.75। तो मैंने भी तो यही बताया था आपको, आपने 3 लाइन यूज किया, मैंने एक में ही कर दिया, राइट? तो जिसको जो समझ में आ जाए। देखो असली बात ये पहुंचना आपको जरूरी है 7.75। एक होता ये तरीका कि पैट निकालने के बाद डेप्रीशिएशन ऐड कर दो। दूसरा, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि हमारे टेबल में इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ है। कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स इनफ्लो, टैक्स उसमें से माइनस करो तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे वो कर देना। उसके बाद हम जाएंगे वापस अपने उसी आंसर की ओर, याद है? अब इस मेन आंसर में आप क्या करो, यहां पर मेन आंसर में 1 2 3 4 7.75 लिख दीजिए। 7.75, ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। यहाँ पे एक्सचेंज रेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करेंगे। ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये है रेट पर पाउंड, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर रेट पर पाउंड। तो क्या किया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड, क्योंकि कैश फ्लो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, लेकिन रेट आपको दिया हुआ है पर पाउंड का, तो डिवाइड होगा 5। 2.5 नेगेटिव आउटफ्लो है, और उसके बाद सारे पॉजिटिव हैं। 3.39, कैश फ्लो इन डॉलर को रेट से डिवाइड करो। 3.14, 2.81, 2.54 एंड 1.64। डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% के हिसाब से लेना है। 0 के लिए लिख दो 1 उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 1 डिवाइड बाई 1.20 इक्वल टू 0.833, फिर से इक्वल टू 0.694, इक्वल टू 0.579, इक्वल टू 0.482, इक्वल टू 0.482। ये नहीं, सॉरी, ये दोनों 4 साल हैं तो ये नंबर रिपीट होगा 0.482। रेट रिपीट होगा, यहाँ वाला रेट, और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर रिपीट होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेटर को एक बार ऑल क्लियर कर देना, ऑल क्लियर करो, मेमोरी क्लियर करो, स्टार्ट। लिटिल फास्ट। 3.39 इंटू 0.833 इक्वल टू मेमोरी प्लस 2.82, 3.14 इंटू 0.694 इक्वल टू मेमोरी प्लस
2.18, 2.81 लिखते भी रहना है, पॉइंट इंटू 0.579 इक्वल टू मेमोरी प्लस 1.63, 2.54 इंटू 0.482 इक्वल टू मेमोरी प्लस 1.22 and 1.64 into 0.482 इक्वल टू मेमोरी प्लस 0.79। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, लास्ट कॉलम का टोटल कर लो, सिर्फ ये रेट ठीक से लिख दिया तो काम खत्म, और ये CF80 निकाल लिया तो काम खत्म। इतना तो हमने बहुत बार किया है कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। लास्ट कॉलम मेमोरी रिकॉल करना, अगर आपने मेमोरी प्लस यूज किया है तो इसका टोटल आ जाएगा -5 -2.5। तो आपका NPV नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, चेक करना, ये पूरा आंसर है। और इस तरह से आपको आंसर डिटेल में प्रेजेंट करना है। तो 1.14 पॉजिटिव आ रहा है, तो नीचे आप एडवाइस स्वयं लिखिए, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज the NPV is positive, because the NPV is positive. Positive NPV increases the wealth of the shareholders. Positive NPV increases the wealth of the shareholders. Positive NPV increases the wealth of the shareholders. This answer was simple. Now we'll take a favorite question of your favorite institute. क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, 2 बार एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है, पहले नवंबर 7 में, उसके बाद मई 17 में, ठीक है। तो यानी कि ये पूछते रहते हैं बीच बीच में, कुछ सालों के गैप में, काफी सालों का गैप हो गया है, तो अब RAC तक पहुंच गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, तो 4 या 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 2-3 मिनट में आप एग्जाम में करके बाहर निकल सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करना है इसको। A USA based company is planning to set up a software development unit in India. The software developed at the Indian unit will be bought back by the US parent at a transfer price of $10 million. तो एक US की कंपनी है, वो इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती है, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है, ओके, और उसको वो वापस US में ले जाएगी एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ $10 मिलियन, ठीक है। इंडिया में इनकम टैक्स में एक ट्रांसफर प्राइस का रूल है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन की गई है $10 मिलियन, यानी फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू मानी जाएगी $10 मिलियन। द यूनिट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए ये डेवलपमेंट यूनिट इंडिया में स्टार्ट करना है, 1 साल के बाद उसको वाइंड अप कर देंगे। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू गेट डेवलप्ड विद इन दिस टाइम फ्रेम। द US based company will be subject to corporate tax rate of 30%. ये हो गया 30% इंडिया में टैक्स रेट, एंड अ विथहोल्डिंग टैक्स ऑफ 10% इन इंडिया। विथहोल्डिंग टैक्स मतलब जब अमाउंट रेमिट करेंगे तो उस पर भी 10% टैक्स लगेगा। पहले जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स, और उसके बाद जब अमाउंट हम वापस रेमिट करेंगे US में तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, एंड विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन USA। तो जो भी टैक्स आप इंडिया में भरोगे उतना US में उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो US में जितना टैक्स भर चुके हैं उस पर और टैक्स नहीं लगेगा। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल बी सोल्ड इन द US मार्केट फॉर $12 मिलियन। एक्चुअल उसको सेल करेंगे हम $12 मिलियन पे, कहाँ? US में। लेकिन इंडिया में आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे, बेच नहीं रहे। सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे
और सॉफ्टवेयर को डेवलप करके वापस आप अपनी कंट्री यूएस में ले जाएंगे, फिर वहां पर बेचेंगे। ठीक है, तो इंडिया की जो टैक्स अथॉरिटीज है वो आपको उस सॉफ्टवेयर को ले जाने के पहले $10 मिलियन उसकी वैल्यू करेगी और उसके हिसाब से आपको टैक्स करेगी। अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कॉस्ट लगेगा। सो व्हाट इज द कॉस्ट? अदर एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। रेंट फॉर फुल्ली फर्निश्ड यूनिट विथ नेसेसरी हार्डवेयर इन इंडिया 15 लाख। तो आपको एक ऑफिस हायर करना पड़ेगा जिसका रेंट और जो भी हार्डवेयर का कॉस्ट है वो है 15 लाख। मैन पावर कॉस्ट यानी सैलरी, कितने लोगों को हायर करेंगे? 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल विल बी वर्किंग फॉर 10 आवर्स ईच डे एट ₹400 पर मैन आवर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कॉस्ट इज 12 लाख। तो ये दोनों फिक्स कॉस्ट है और ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 80 इंटू 10 ओके इंटू 400। तो एक व्यक्ति को 4,000 रुपये रोज का दे रहे हैं, 80 व्यक्ति हैं, ये आपका रोज का खर्चा है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक गलती है, कितने डेज साल में आप काम करोगे वो नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम अज्यूम करेंगे 365 फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। कुछ नहीं दिया है तो आपको 365 डेज अज्यूम करना पड़ेगा। ये तो एक दिन की सैलरी हुई। ओके, administrative and other cost is 12 lakh. Advise US company on the financial viability of the project. Rupee dollar rate is ₹48 per dollar. Rupee dollar rate मतलब पूरे क्वेश्चन में जहां जहां आपको डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है या रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है, वहां वहां आप 48 रुपीस पर। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेट है, तो जहां भी आपको एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ेगी 48 लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो हमें नहीं पता। अगर आपने डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा है अभी तक तो शायद आपको नहीं पता है ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, ये विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पहले नोट पढ़ लेते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स। ओके, तो एक नोट लिखना अपनी नोटबुक में या वहां पर शायद लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 4 नीचे लिखा हुआ है विथहोल्डिंग टैक्स। प्रॉब्लम 7 के ठीक एक पैराग्राफ ऊपर। तो अच्छी बात है, आपका समय बच गया लिखने का। विथहोल्डिंग टैक्स, ये विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है? व्हेन अ फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन अ होम कंट्री, व्हेन अ फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन अ होम कंट्री, जैसे इस एग्जांपल में एक यूएस कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, देन होम कंट्री चार्जेस एन एडिशनल टैक्स ओवर एंड अबव नॉर्मल टैक्स। यानी नॉर्मल टैक्स तो हम चार्ज करेंगे 30% कॉर्पोरेट टैक्स, उसके ऊपर और एक टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड विथहोल्डिंग टैक्स। सच टैक्स इज नोन एज विथहोल्डिंग टैक्स। ओके, एंड विथहोल्डिंग टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द सरप्लस प्रॉफिट और द प्रॉफिट विच इज टेकन बाय द फॉरेन कंपनी इन देयर ओन कंट्री। तो सपोज हमने पहले पीबीटी निकाला, उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे फिर से वो विथहोल्डिंग टैक्स लगाएंगे क्योंकि ये सरप्लस जनरेट किया है आपने इंडिया में। तो सरप्लस आप अज्यूम करेंगे कि अपने देश में लेकर जा रहे हैं, तो उस समय उस पर और 10% टैक्स लगेगा। तो ये एक एडिशनल टैक्स है जो फॉरेन कंपनीज पे लगता है। बहुत सारी कंट्रीज फॉरेन कंपनीज पे विथहोल्डिंग टैक्स लगाती है। वो कहती है कि आप हमारी कंट्री में आ रहे हो, हमारे रिसोर्स यूज कर रहे हो और खुद मुनाफा कमा रहे हो, कुछ हमें भी देते जाओ। ठीक है, दूसरा नोट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस पे, ये शायद आपकी बुक में नहीं है, तो डियर स्टूडेंट एक नोट लिख लेना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस when a foreign company invests, नोट लिखवा रहा हूं मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है।
एग्जाम में मत लिखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, इस पे मार्क्स नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम। क्योंकि टाइम भी मुझे आपको बताना है कि एग्जाम में कहाँ पे टाइम बचाना है, कहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये अभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और फ्यूचर में जब आप रिवाइज करोगे तब काम आएगा। तो लिखना एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ओके, when a foreign company invests and manufactures, when a foreign company invests and manufactures or develops any product, or develops any product, and the product is not sold in India, and the product is not sold in India, but rather it is sold in foreign country, but rather it is sold in foreign country। यानी यहां तो उन्होंने बेचा ही नहीं ना, इस सॉफ्टवेयर को तो उन्होंने बेचा ही नहीं, सिर्फ डेवलप किया, लेकर गए। इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिला? कुछ नहीं। तो वो क्या करते हैं ऐसे केस में, एक आपको नोशनल अमाउंट पे टैक्स लगाते हैं, दैट इज ट्रांसफर प्राइस। लिखो, सिंस द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड इन इंडिया, सिंस द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड इन इंडिया, देयर विल बी नो प्रॉफिट, देयर विल बी नो प्रॉफिट and hence no tax payable, there will be no profit and hence no tax payable, and hence no tax payable। Under such situation, under such situation, a company must pay tax on, a company must pay tax on notional or transfer price, a company must pay tax on notional or transfer price, and then take the product developed to any country, and then take the product developed to any country, it is called deemed sale, ब्रैकेट में डीम्ड सेल। यानी हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे कि ये आपने $10 मिलियन में ये प्रोडक्ट बेचा है फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है, इसकी ट्रांसफर प्राइस, ये अगर आप बेचते हैं तो इसकी वैल्यू $10 मिलियन होती, ऐसा टैक्स अथॉरिटीज ने डिटरमाइन किया है फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस। एक्चुअल अमाउंट जो यूएस में सेल किया है वो ज्यादा है, बट हमारे सिर्फ टैक्स निकालने के लिए, डायरेक्ट टैक्स एंड विथहोल्डिंग टैक्स निकालने के लिए हम अज्यूम करेंगे, डीम्ड सेल अज्यूम करेंगे कि $10 मिलियन में एक डीम्ड सेल हुआ है। ओके, और अगर आपको और विस्तार से ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में जानना है तो सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्सेस के सिलेबस में या इंटरनेशनल टैक्सेशन के सिलेबस में आप पढ़ सकते हैं। तो लिखना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हम एक छोटा सा P&L अकाउंट जैसा बनाएंगे जिसमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट लिखना है हमें। लिखो स्टेप 1, प्रोफोर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, या जस्ट लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इतना बड़ा हेडिंग लिखने से अच्छा था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखना ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर कैलकुलेटिंग द विथहोल्डिंग टैक्स। इस टेबल का पर्पस है विथहोल्डिंग टैक्स निकालना। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये नोशनल प्रॉफिट है, उस पर टैक्स लग रहा है। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज, सीरियल नंबर ए, पहले हम लिखेंगे डीम्ड सेल, डीम्ड सेल, डीम्ड सेल है $10 मिलियन, यानी $1 करोड़, $1 करोड़ इंटू 48 रुपीज, 48 करोड़, 48 करोड़ रुपीज इसका डीम्ड सेल है। लेस कॉस्ट, पॉइंट बी लेस कॉस्ट। कॉस्ट में हमारे पास 3 कॉस्ट हैं, एक है रेंट, पॉइंट नंबर 1,
रेंट है 15 लाख। दूसरा है मैन पावर कॉस्ट, सैलरी। यहां पर हमने एक अजम्पशन किया है कि नंबर ऑफ डेज विल बी 365, यानी कंपनी पूरे साल भर की सैलरी देगी इस रेट से। 400 इंटू 80 इंटू 10 इंटू 365। क्वेश्चन में कहीं पे भी नंबर ऑफ डेज वर्कड नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे पूरे साल भर की सैलरी मिलेगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी यही अज्यूम किया है। अब अपने से मैं कोई और नंबर अज्यूम नहीं कर सकता, 250 या 300 समथिंग लाइक दैट। तो ये आ रहा है 11 करोड़ 68 लाख। मेन जो कॉस्ट है आपका सैलरी है, और एक और कॉस्ट दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट 12 लाख, जो भी वहां पे उस सेंटर को चलाने का कॉस्ट है। ये हो गया हमारे 3 कॉस्ट। इसका टोटल आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज कमिंग टू 11 करोड़ 95 लाख। 11 करोड़ 95 लाख। तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज बोलेंगे तुमने कॉस्ट इनकर किया 11 करोड़ 95 लाख का, हम अज्यूम करते हैं कि इसकी सेल वैल्यू 48 लाख है। जो डिफरेंस है वो आपका नोशनल प्रॉफिट है, उस पे भरो टैक्स। सो पॉइंट नंबर सी लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेल वैल्यू 48 लाख है और इसकी कॉस्ट 11 करोड़ 95 लाख है। तो इस कंपनी को एक नोशनल प्रॉफिट हो रहा है 36 करोड़ 5 लाख का फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये कैलकुलेशन का पर्पस सिर्फ टैक्स निकालना है। सो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। इस पे आपको लगेगा 30% टैक्स। 30% टैक्स कितना हो गया? 10 करोड़ 81 लाख 50,000 पॉइंट ई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सी माइनस डी 25 करोड़ 23 लाख 50,000। सिर्फ बात यहीं पे जाके समाप्त नहीं हो जाती है। इस अमाउंट पे, ये जो सरप्लस है, इस पे लगेगा विथ होल्डिंग टैक्स। अगेन ये डीम्ड नंबर है, ऐसा माना जा रहा है कि ये डीम्ड सरप्लस आप अपनी कंट्री में लेकर जाते हो, तो ले जाने के पहले 10% हमारे हवाले करो, लेस विथ होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। इसका 10% ईजी है, 2 करोड़ 52 लाख 35,000। देयरफॉर नेट सरप्लस प्रॉफिट ई माइनस एफ। देयरफॉर नेट सरप्लस प्रॉफिट ई माइनस एफ, ये आ रहा है 22 71 15,000। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। वेट, क्वेश्चन क्या था? एडवाइज द यूएस कंपनी ऑन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, इंडिया में हमने ये टैक्स दे दिया। अब हम इस सॉफ्टवेयर को यूएस में ले जाएंगे और इसको वहां पर हम 12 मिलियन डॉलर में बेचेंगे। अब हमें देखना है कि ये कॉस्ट इनकर करके, ये टैक्स भर के, क्या हमें फिर भी नेट फायदा होगा या नहीं। तो अभी आपको एक छोटा सा वर्किंग और बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, द टोटल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन इंडिया। टोटल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग टैक्स। यूएस कंपनी ये जो टैक्स भरती है उसको भी वो कॉस्ट ही समझेगी। दिस इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज इफ इट इज अ कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में, द यूएस बेस्ड कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 30% एंड विथहोल्डिंग टैक्स ऑफ 10% इन इंडिया and will not be eligible for tax credit in the US. Will not be eligible for the tax credit in US. तो ये जो टैक्स पे किया है, this will be treated as a cost, इसको आगे कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, नॉट पेड लिखा हुआ है, शायद मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय नॉट वर्ड यूज नहीं किया था। विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, मतलब ये हो गया इनका कॉस्ट। दो तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं, एक सेल्स माइनस प्रॉफिट करके भी कॉस्ट निकल जाता है, या एक हम सारे कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये रिवर्स वर्किंग करेंगे तो सिर्फ मुझे 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट, ए डीम्ड सेल 48 करोड़,
और लास्ट में हमने लिखा था नेट सरप्लस प्रॉफिट। ओके, 22 करोड़ 17,15,000। तो मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कॉस्ट। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट 25 करोड़ 28,85,000। ये हो गया रुपीज में इसका कॉस्ट, ये हो गया रुपीज में इसका कॉस्ट। आप एक और तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉरपोरेट टैक्स और ये विथहोल्डिंग टैक्स। अगर आप इन पांचों को ऐड करेंगे जो मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन पे, तो भी आपका टोटल कॉस्ट उतना ही आएगा। आप बाद में आराम से फुर्सत में चेक कर सकते हैं, ठीक है। फुर्सत मिलेगी नहीं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, गुलाम हैं, अभी जाना है ऑफिस। पॉइंट नंबर डी, एक्सचेंज रेट रुपीज पर डॉलर 48। अब हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे कि फाइनली हमारा कॉस्ट कितना लगा डॉलर में। पॉइंट नंबर डी, एक्सचेंज रेट 48 लिखा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इन यूएसडी, टोटल कॉस्ट इन यूएसडी 52,68,438 डॉलर। ये हो गया कॉस्ट। बेच रहे हैं 12 मिलियन डॉलर में, तो बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद, सब टैक्स वैक्स भरने के बाद भी प्रॉफिट बहुत कमाएंगे। स्टेप 3 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द यूएस कंपनी। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द यूएस कंपनी, राइट हैंड साइड फिगर्स इन डॉलर मिलियन, figures in dollar million. Point number A, actual sale value of the software, actual sale value of the software 12 million डॉलर, एक्चुअल सेल वैल्यू है। अब हम इस सॉफ्टवेयर को एक्चुअली 12 मिलियन डॉलर में बेचेंगे यूएस में। इंडियन गवर्नमेंट ने आपको टैक्स लेके छोड़ दिया, अब आपको जितने में बेचना है बेचो। टैक्स के लिए 10 मिलियन कंसीडर किया, अब वो 12 में बेचे या 8 में बेचे, उनका प्रॉब्लम। और उसकी कॉस्ट कितनी है, 52, यानी ये हो गया 5.268 मिलियन। ओके, 5.268 मिलियन। और ये फिगर कहाँ से आया, यह आया स्टेप 2 से। तो फिर भी हमें नेट बेनिफिट हो रहा है 6.732 मिलियन डॉलर का, ए माइनस बी। तो आपका जो क्वेश्चन था कि एडवाइज द यूएस कंपनी ऑन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या यूएस कंपनी को ये प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट करना चाहिए? द आंसर इज यस। कंक्लूजन लिखना, द यूएस कंपनी शुड, द यूएस कंपनी शुड डेवलप द सॉफ्टवेयर इन इंडिया, द यूएस कंपनी शुड डेवलप द सॉफ्टवेयर इन इंडिया as it generates a net benefit of $6.732 million, as it generates a net benefit of $6.732 million, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम एक सेल प्रैक्टिस का क्वेश्चन करेंगे। सेल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 पर आना, नेक्स्ट पेज पे ही है और काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बुक से ही पढ़ता हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि स्क्रीन पे ही नहीं आएगा। तो लेट मी रीड फ्रॉम योर बुक, यू ऑल्सो फॉलो मी। OJ Limited is a supplier of leather goods to retailer in the UK and other Western European countries. The company is considering entering into a joint venture with a manufacturer in South America. तो एक UK कंपनी है और ये साउथ अमेरिकन कंपनी है, दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर लॉन्च करेंगे। The two companies will each own 50% of the limited liability joint venture South Africa and will share profit equally. So profit sharing ratio 1:1 है।
नेक्स्ट लाइन, $4,50,000 ऑफ द इनिशियल कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय ओजे लिमिटेड। तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है £4,50,000। तो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ओके। और फिर लिखा है कि एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट इन साउथ अमेरिकन डॉलर, तो इसको हम साउथ अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट विल बी द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन पार्टनर। द मैनेजर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो विच आर इन नॉमिनल टर्म्स, ओके, यानी करंट प्राइस लेवल पे है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल टर्म्स। 3 साल का उन्होंने डेटा दिया है, 3 साल में साउथ अमेरिकन डॉलर में कमाई होगी 4250, 6500, 8350, और फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है पाउंड, फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज टू द पाउंड स्टर्लिंग is 10, 15, 21. For tax reasons, JV, the company to be formed specifically for the joint venture, will be registered in South America. Ignore taxation in your calculation. Very good. ऊपर लिखता है for tax reason और नीचे लिखता है ignore taxation. Requirement A. Assume that you are the financial advisor retained by OJ Limited. तो आपको ये यूके कंपनी ने फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया है। यूके कंपनी के एंगल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। टू एडवाइज ऑन द प्रपोज जॉइंट वेंचर, तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब आप भी कंसल्टेंसी स्टार्ट करेंगे अपना, तो कई बार लोग आपके पास आते हैं और आपको ऐसा प्रपोजल देते हैं कि मुझे एक फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑफर आया है, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, आप भी कुछ इस तरह से कंसल्टिंग करेंगे। Calculate the NPV of the project under the two assumptions explained below. Use a discount rate of 18% for both assumption. तो डिस्काउंट रेट उन्होंने लॉक कर दिया है। अभी यहाँ पर दो assumptions दिए हुए हैं, दोनों assumption में आपको NPV निकालनी है, अलग अलग सॉल्व करना है। assumption 1 क्या है? द साउथ अमेरिकन कंट्री हैज एक्सचेंज कंट्रोल्स। साउथ अमेरिकन कंट्री हैज एक्सचेंज कंट्रोल, तो वहाँ के एक्सचेंज कंट्रोल नियम हैं which prohibit the payment of dividend above 50% of the annual cash flow for the first 3 years of the project. ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि जो भी डिविडेंड होगा वो सिर्फ 50% ही पे कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट का सिर्फ 50% ही हम पे कर सकते हैं। तो आपको देखना, आपने देखा होगा कंपनी की प्रॉफिट 4250, 6500, 8350 है, इसका आधा हिस्सा यूके कंपनी को मिलेगा, उसका भी वो सिर्फ आधा ही यूके भेज सकते हैं, ठीक है, आधा आपका शेयर है, लेकिन उसका इमीडिएटली आपके कंट्री में वो पैसा नहीं पहुंच पाएगा, वो साउथ अफ्रीका में उसको 3 साल तक रखना होगा और 3 साल के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। द अक्यूमुलेटेड बैलेंस कैन बी रीपैट्रिएटेड एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो जो भी आपकी इनकम होगी, सपोज ये प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट, उसका 50% आपको अभी मिलेगा, आपका शेयर 50%, उसका 50% आप ले जा सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका जो विड्रॉन अमाउंट नहीं है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा और ये अमाउंट आप टोटल करेंगे और तीसरे साल के एंड में आप उसको यूके लेकर जाएंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको ईयर 1 में आपका प्रॉफिट आप पूरा ले जाते तो ईयर 1 के फैक्टर से डिस्काउंट करते हैं, लेकिन ईयर 1 की कमाई को 3 साल के बाद आप लेकर जाएंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको नुकसान होता है। नेक्स्ट लाइन, assumption 2, द गवर्नमेंट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज कंसिडरिंग रिमूविंग एक्सचेंज कंट्रोल। तो दूसरा assumption क्या है कि एक्सचेंज कंट्रोल नहीं होगा, एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो उस केस में आप हर साल अपना जो 50% शेयर आ रहा है प्रॉफिट का वो आप लेकर जा सकते हैं, तो इस बार वहां पे रिटेन करने की आवश्यकता नहीं है। इफ दिस हैपेंस ऑल कैश फ्लोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द पार्टनर कंपनीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पार्ट रोमन 2, कमेंट वेदर or not the joint venture should
प्रोसीड बेस्ड सोली ऑन दिस कैलकुलेशन। तो यहां तक हम सॉल्व करेंगे। उसके नीचे एक थियरी क्वेश्चन है, जो आप पार्ट बी जो है एक थियरी क्वेश्चन है, उसका आंसर बुक में प्रिंटेड है, आप उसको होमवर्क में पढ़ लेना। ठीक है, पार्ट बी। मैं आपको पार्ट ए का सब रोमन 1 रोमन 2 दोनों करवाता हूँ। रेडी? तो ये जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड पार्ट है उसको हम क्लास में अच्छे से समझेंगे, कि मोस्टली एग्जाम में उस पर फोकस रहेगा। एंड द थियरी पार्ट, पार्ट बी, प्लीज रीड फ्रॉम द बुक। तो हम क्या करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले, जब एक्सचेंज कंट्रोल अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारा एनपीवी क्या होगा, और दूसरा, अगर एक्सचेंज कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारा एनपीवी क्या होगा। राइट? अगर एक्सचेंज कंट्रोल एग्जिस्ट करता है तो आप अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का सिर्फ 50% ही पहले, दूसरे और तीसरे साल रिमिट कर सकते हैं, और जो अमाउंट रिटेन हो गया साउथ अमेरिका में, वो अमाउंट लास्ट में 3rd ईयर के एंड में रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ओके? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। जब तक नंबर नहीं देखोगे ना, एक मजा नहीं आएगा। लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल क्वेश्चन। Assumption 1, exchange control exist। exchange control exist। यहाँ पर मुझे पहले जो अमाउंट हम रिपैट्रिएट करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और जो अमाउंट बाद में रिपैट्रिएट करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दैट विल गिव मी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। स्टेप 1, present value of dividend amount repatriated। year, cash flow of JV। cash flow of JV, ये जो आपने इन्वेस्ट किया है साउथ अमेरिका में, वहां पर ये इनकम होगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप 50-50 पार्टनर हैं, तो 3rd कॉलम में ओजेज शेयर इन साउथ अमेरिकन डॉलर इन 1000। ठीक है? तो 2nd कॉलम का जो भी फिगर आएगा उसका 50% ओजे को मिलेगा। पार्टनरशिप है 50-50 की। जो अमाउंट आपका शेयर है उसको आप इमीडिएटली यूके लेकर नहीं जा सकते हैं, अभी एक्सचेंज कंट्रोल है, तो सिर्फ आप 50% लेकर जा सकते हैं। तो फिर से 50%, इस अमाउंट का 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। पहले ये जो 3 कॉलम है ये साउथ अमेरिकन डॉलर में कैलकुलेशन हुआ है, फिर उसको मैं पाउंड में कन्वर्ट करूंगा, जो नीचे एक्सचेंज रेट दिया उसके बेसिस पे, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू इन पाउंड निकाल लेंगे एट 18%। इज इट राइट? अल्टीमेटली आप पाउंड में कंप्यूट करेंगे, क्योंकि पाउंड आपकी होम करेंसी है, आपने इन्वेस्ट किया है पाउंड में, तो इनफ्लो भी फाइनली पाउंड में कैलकुलेट होगा। तो ये 6 कॉलम ड्रॉ कर लेना। ईयर, कैश फ्लो ऑफ जेवी, ओजेस शेयर, ओजेस डिविडेंड, दोनों कॉलम में 50% लिखना, 50% ऑफ दिस कॉलम। ओके? देन डिविडेंड इन पाउंड एंड प्रेजेंट वैल्यू। राइट? सबने लिख लिया? आराम से समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ईयर 1, 2, 3 लिखना। कैश फ्लो इन जेवी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4250 6500 8350। ये है पूरे जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट या कैश फ्लो। उसमें ओजे का शेयर है 50%, इसका 50% यहाँ पे लिख दीजिए। तो 50% आ रहा है 2125 3250 4175। इसका 50% आप अभी अपनी कंट्री ले जा सकते हैं। इसका 50% अब यहाँ पे लिख दो, 1062.50 1625 3087.50, यानी आप ये अमाउंट अभी ले जा सकते हैं। और इतना ही अमाउंट बच भी गया, क्योंकि 50% ले जा सकते हैं तो 50% बच गया, तो उसका भी टोटल इतना ही आएगा। अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है कि 50% डिविडेंड 50%
जो 50% रिटेन्ड ये अमाउंट है, इसको आप थर्ड ईयर के एंड में ले जा सकते हो। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए मुझे थर्ड ईयर का फैक्टर लगेगा। ठीक है, बाद में करता हूं। पहले आप जो डिविडेंड अपनी कंट्री लेकर जा रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। और ये 477 का फिगर याद रखना, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा थोड़ी देर में। कैलकुलेटर उठाओ, आपके क्वेश्चन में आपको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है थर्ड कॉलम में, ईयर 1 का 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 साउथ अमेरिकन डॉलर पर पाउंड, तो 106 साउथ अमेरिकन डॉलर, 162.5 साउथ अमेरिकन डॉलर is how many pound? So that will be divide by 10, divide by 10 करना 106.25। उसी तरह 1625 ये सेकेंड ईयर है, डिवाइड बाई 15, 1625 डिवाइड बाई 15, 1625 डिवाइड बाई 15 करो तो ये आएगा 108.33 पाउंड। 2087 थर्ड ईयर 0.50 डिवाइड बाई थर्ड ईयर का रेट 21 डिवाइड बाई 21, 99.40, 99.40। ये आप डिविडेंड अपनी कंट्री में ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में लेकर आ गए। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू 18% के रेट से खुद ही कैलकुलेट कर लो। सर कैसे करेंगे? 106.25 डिवाइड बाई 1.18, 90.04, 108.33 डिवाइड बाई 1.18 दो बार इक्वल टू, सेकेंड ईयर है, दो बार इक्वल टू 77.80, 99.40 डिवाइड बाई 1.18 तीन बार इक्वल टू 60.50। इसका टोटल कर लो, लास्ट वाले कॉलम का टोटल कर लो। ये हो गया जो डिविडेंड आपने रिसीव किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो अमाउंट है 4775, इसको आप थर्ड ईयर के एंड में लेकर आ पाओगे। जो 50% वहां पर अभी रिटेन्ड है उसको आप लेकर आओगे। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि जो अमाउंट रिटेन्ड है क्या उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं। क्वेश्चन साइलेंट है इस मुद्दे पर कि जो 4775 जो साउथ अमेरिका में जो अमाउंट रह गया क्या उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं। तो क्वेश्चन साइलेंट है, हम भी साइलेंट हैं। लिखो स्टेप 2, accumulated balance of dividend in third year, accumulated balance of dividend in third year is equal to साउथ अमेरिकन डॉलर 4775। कुछ एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा इससे मिलता जुलता, जहां पर लिखा है कि जो अमाउंट रिटेन किया गया है उस पे वहां की सरकार आपको 4% इंटरेस्ट देगी या जो भी 1% इंटरेस्ट देगी। उस केस में हम इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी। ये अमाउंट आप तीसरे साल लेकर आओगे, तीसरे साल ये अमाउंट रिलीज हो जाएगा, तो तीसरे साल इसकी पाउंड में वैल्यू कितनी होगी उसके लिए आपको तीसरे साल का एक्सचेंज रेट अप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे इनफ्लो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन पाउंड, इनफ्लो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन पाउंड 4775 डिवाइड बाई 21। कैलकुलेटर उठाओ, चेक करो, पाउंड 227.38 आ रहा है। ये भी अमाउंट मिल गया। इसके पहले वाले टेबल में 228.34 मिला। ये प्लस ये विल बिकम योर टोटल इनफ्लो इन पाउंड। सो लिखेंगे, सॉरी इसका भी प्रेजेंट वैल्यू बाकी है क्योंकि ये थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट आया है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ये फिगर ले लेंगे इनटू पीवी फैक्टर 18% 3 ईयर। उठाओ कैलकुलेटर, 227.38 डिवाइड बाई 1.18 तीन बार इक्वल टू प्रेस कर दो। क्या आया आंसर? अप्रोक्सीमेटली 138 आया।
ओके, 227.38 डिवाइड बाई 1.18 3 बार इक्वल टू 138.39 आ रहा है आपके कैलकुलेटर पे। ये अमाउंट को उसके साथ जोड़ दीजिए और एनपीवी निकालने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उसको माइनस कर दीजिए। तो अब मेरा लास्ट स्टेप आ गया अजम्पशन 1 का, टोटल एनपीवी। टोटल एनपीवी विल बी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज क्या मिला हमें, एक तो ये मिला और इसके अलावा एक ये 228.34 मिला। तो इनको मैं जोड़ दूंगा और हमने इन्वेस्टमेंट किया था जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है 450,000 पाउंड, सारे फिगर 1000 में है तो यहाँ पे 3 जीरो और लिखने की जरूरत नहीं, ये 1000 में, ये 1000 में, ये भी 1000 में कर दिया 450। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रहा है 83.27 पाउंड। तो अगर मान लो सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होता, यहीं पर रुक जाता क्वेश्चन, अजम्पशन 2 नहीं दिया होता, तो आप क्या डिसीजन लेते, आप डिसीजन लेते कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक अजम्पशन 2 भी दिया, उसको भी चेक कर लेते हैं। अजम्पशन 2 में उन्होंने कहा है कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आप उसी ईयर में रिपैट्रिएट कर सकते हो, लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो अब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। लिखना अजम्पशन 2, नो एक्सचेंज कंट्रोल, नो एक्सचेंज कंट्रोल, स्टेप 1 पीवी ऑफ अमाउंट रिपैट्रिएटेड, फॉर्मेट ड्रॉ करना, ईयर कैश फ्लो ऑफ जेवी साउथ अमेरिकन डॉलर इन 1000, ओजेस शेयर साउथ अमेरिकन डॉलर इन 1000 ब्रैकेट में 50%। अभी आप अमाउंट जो भी आएगा आप उसको पूरा ले जा सकते हो, इसलिए एक कॉलम बीच का हटा दिया मैंने। ठीक है, डिविडेंड वाला कॉलम, जो भी आपका शेयर इन प्रॉफिट है दैट इज यू कैन विड्रॉ। तो इसको हम कर देंगे पाउंड में कन्वर्ट और उसकी निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आप कर पाओगे, ट्राई करो, 2 मिनट का मौका दूंगा मैं आपको। फर्स्ट यू विल ट्राई, देन आई विल शो यू द आंसर। ट्राई करो। चलो चेक करते हैं, टाइम ओवर। 4250 6500 8350, इसका 50% 2125 3250 4175, यहाँ तक सेम है। अब इसको आप जो रेट दिया उससे कन्वर्ट कर लो, पहले वाले को 10 से डिवाइड करो 212.50, सेकेंड अमाउंट को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे 216.67, और तीसरे अमाउंट को 198.81 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4175 को 21 से डिवाइड करेंगे 198.81। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, 212.50 डिवाइड बाई 1.18 180.08, 216.67 डिवाइड बाई 1.18 दो बार इक्वल टू 155.61,
198.81 डिवाइड बाई 1.18 3 बार इक्वल टू 121, टोटल करना 456.69 आ रहा है इस ऑप्शन में, इस अजम्पशन में। तो एनपीवी क्या होगी? एनपी विल बी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है 456.69 माइनस 450 इज इक्वल टू 6.69 पॉजिटिव। तो अगर अजम्पशन 2 सही साबित हुआ तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा अजम्पशन सही है। ओके, तो एक नोट लिखेंगे कि अंडर अजम्पशन 1 एनपीवी इज नेगेटिव। अंडर अजम्पशन 1 एनपीवी इज नेगेटिव, प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। Project is not viable. Under assumption 2, NPV is positive. The project is viable. अगर 100% हम अज्यूम करेंगे कि पहला assumption सही साबित होगा तो प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करना। अगर हम अज्यूम करेंगे कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड assumption सही साबित होगा तो भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट मत करना। लेकिन कौन सा अजम्पशन सही साबित होगा नहीं पता, इसलिए हम दोनों को 50-50 प्रोबेबिलिटी देकर देखते हैं क्या होगा। अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल टू 0.5 इंटू, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 है तो अजम्पशन 1 का एनपीवी था 83.27 नेगेटिव प्लस 0.5 इंटू 6.69, सेकेंड अजम्पशन का प्रोबेबिलिटी और उसकी एनपीवी सॉल्व करेंगे। तो अगर हम दोनों को 50-50 प्रोबेबिलिटी देते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों के 50-50 चांस है, तो भी हमारा एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। तो पहले आपको देखना है कि एक्सचेंज कंट्रोल की वहाँ पे क्या सिचुएशन है, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, पहला पॉइंट, फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये एक्सचेंज कंट्रोल इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी कि हमें पैसा ले जाना देना है या नहीं देना है, तो प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। तो मेरा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ। Roman 2, comment briefly on whether or not the joint venture should proceed based solely on this calculation. तो उसका लिखेंगे नोट, the management should consider many other qualitative factors. The management should consider many other qualitative factors such as country risk, currency risk, and terms of joint venture while taking the decision. So this answer is over. Okay, जब भी आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, जो हमने स्टार्ट में भी लिखा था। कंट्री रिस्क, जैसे इस कंट्री में रिस्क है, साउथ अमेरिकन कंट्री में एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन लगा सकते हैं, पैसा तुम ला तो सकते हो, ले जा नहीं सकते। दूसरा करेंसी रिस्क है, आप देख रहे हैं कि इनका एक्सचेंज रेट 3 सालों में 10 से 21 हो गया, ठीक है, 10, 15, 21, यानी काफ़ी एक्सचेंज रेट का भी रिस्क है यहाँ पे। एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ओके, आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन आप चेक करेंगे बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। ओके, नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।